प्रस्तावना या इसी को क्या कहा जाता है, उद्देशिका, या इसी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, प्रियम्बल, है ना। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, प्रियम्बल, उद्देशिका, प्रस्तावना एक ही बात है। अच्छा, यह पूछा जाए कि इसको संविधान सभा के समक्ष कब रखा गया था, किसने रखा था? इसका जो प्रस्ताव था, प्रस्तावना या उद्देशिका का, प्रियम्बल का जो प्रस्ताव था, वो संविधान सभा के समक्ष कब रखा गया, यह पूछा जाए तब। अरे काय कर सो बताओ, लिखाई दिया था ना लाइन पूरी। ये बिंदु लिखवाया था कहीं कुछ? तो आप बताओ, तने काल 2 सवाल दिया और मुंडो देख कर याद आयो, एक तो 25 जनवरी और एक 24 अप्रैल, कौन कौन से दिवस आते हैं? हाँ, 25 जनवरी को तो कौन सा आता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, है ना। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को कौन सा आता है? हाँ, अपना तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। कौन सा? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और ये कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है तो ध्यान रखना, 24 अप्रैल 1992 को। कब? 24 अप्रैल 1992 को ये जो अपने पंचायतें हैं, देखो मैंने बार बार एक चीज का आपको बताया था, डीपीएसपी याद है? हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात है वो कहाँ की गई है? ग्राम पंचायतों का गठन। और ये बात कही गई है आर्टिकल 40 के अंदर। कहां पर कही गई है? आर्टिकल 40 में। और मैंने कहा था कि ये कैसा भाग है, तो ये दार्शनिक भाग है और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अर्थात राज्य अगर भविष्य में कोई कानून बनाएगा तो वो इनको देखते हुए बनाएगा। और इनमें एक बात महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर रखा गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन करना है, यानी कि जो शक्तियां है, जो केंद्र के पास जो शक्तियां है, उन शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना है, ऊपर से नीचे उन शक्तियों को हस्तांतरण करना है। तो ग्राम पंचायत के गठन की बात थी। ग्राम पंचायतें चल रही थी आजादी के बाद, लेकिन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक रूप नहीं दिया गया था। कैसा रूप नहीं दिया गया था? संवैधानिक रूप नहीं था। यानी कि जैसे अभी सरपंचों के चुनाव है तो वो कितने साल में होते हैं? 5 साल हुआ बराबर। अच्छा, लेकिन स्टार्टिंग के बाद में जब चुनाव यानी पंचायत का देना, मान लो कि 1952-53 में चुनाव हुए, फिर 6 साल बाद में चुनाव हुए, फिर 8 साल बाद में चुनाव हुए, 12-12 साल तक चुनाव नहीं हुए पंचायतों के। इस प्रकार सरपंच थे वो 10-10, 12-12 साल सरपंच के पद पर बैठा रहता। क्यों बैठा रहता? क्योंकि पंचायतों का प्रावधान संविधान में नहीं था। कहा तो गया था डीपीएसपी के अंदर के ग्राम पंचायतों का हम गठन करेंगे, जब जब हमारे पास संसाधन होंगे तब तब हमें इस डीपीएसपी में जो बातें लिखी हुई है वो हम लागू करेंगे। और ये जो बात लागू की गई थी वो लागू हुई थी 24 अप्रैल 1992 को। कब? 24 अप्रैल 1992 को। और 24 अप्रैल को पंचायती राज अधिनियम 1992 कहा जाता है इसे। और एक नगर निकाय अधिनियम, कौन सा? नगर निकाय से संबंधित कानूनों का अधिनियम। ये सब के सब अधिनियम है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिए गए थे। मतलब ये सब के सब क्या हो गए थे? इस 24 अप्रैल 1992 को पारित किए गए थे। और इन्हें पारित होते ही ये ऑटोमेटिक किस रूप में आ गए? संवैधानिक रूप मिल गया। और फिर 24 अप्रैल 1992 के बाद में पंचायतों का प्रावधान भी हमारे संविधान में कर दिया गया। अब कहां कर दिया गया? तो थोड़ा कर लिया। अब देखो, पंचायतों के बारे में अपन ने चर्चा की थी ना, पहले बताया था। एक तो आपको ध्यान में रखना कि इनका गठन का कहां पर उल्लेख है? अनुच्छेद 40 के अंदर। फिर इनको संवैधानिक रूप कब दिया गया? तो 24 अप्रैल 1992 को। और इसके तहत 2 संविधान संशोधन किए गए। एक तो 73वां
संविधान संशोधन 1992 और एक 74वां संविधान संशोधन 1992। और इसके तहत तो पंचायती राज को, किसको, पंचायती राज को, और इसके तहत नगरीय निकाय अर्थात नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम पड़े है ना, तो नगर निकायों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। क्या दी गई थी? संवैधानिक मान्यता। और ये जो अधिनियम पारित हुए थे ये कब हुए थे? संवैधानिक रूप प्रदान किया गया, ये कब किए गए थे? 24 अप्रैल 1992 को। इसीलिए 24 अप्रैल को यादगार बनाने के लिए इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, है ना। देखो ये तो जोड़ा गया था भाग 9 में। किस भाग में? भाग 9 और अनुसूची 11। कौन से अनुसूची? अनुसूची 11, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 है पी तक है ना, ओ 243 ओ तक इसका उल्लेख है ना। और ये जोड़े गए थे भाग 9A में, भाग 9A। और अनुच्छेद हो जाएंगे 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। तो ये जो संविधान में लिखे गए हैं इनके प्रावधान, ये इन संविधान संशोधनों के तहत लिखे गए थे। और ये संविधान संशोधन कब पारित हुए थे? 24 अप्रैल को। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना। तो इस प्रकार की बातें भी आपको साथ में ध्यान में रखनी है ना। अब देखो अपने बातें चल रही थी प्रस्तावना के ऊपर, और प्रस्तावना में अपन ने कहां तक पढ़ा था? याद है कि? हाँ, केशवानंद भारती। और अच्छा 3 मामले अपना, एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये अपने क्वेश्चन है। और इसके अंदर अपन ने 3 मामले पढ़ने। कौन कौन से? पहला तो था कौन सा? बेरूबाड़ी विवाद या बेरूबाड़ी वर्सेज भारत संघ विवाद। और कब निर्णय आया था इस पर? 1960 में। दूसरा कौन सा था? तो केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य विवाद या मामला 1973 में इसका रिजल्ट आया था। 24 अप्रैल 1973 को रिजल्ट आया था। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और 24 अप्रैल 1992 को ये जो अपने संविधान संशोधन है ये कंप्लीट हुए थे। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये 4-5 तथ्य हैं 24 अप्रैल के, महत्वपूर्ण तिथि है, आपको याद रखनी है ना। केशवानंद भारती। और तीसरा कौन सा था? LIC वर्सेज भारत संघ मामला। और इसका निर्णय कब हुआ था? 1995 में। अपन ने कल बेरूबाड़ी के बारे में तो अच्छी से चर्चा कर ली थी कि इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना है वो क्या नहीं है? संविधान का भाग नहीं है। और ये सवाल पूछा गया आजकल, है ना। तो आपको भी ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस फैसले में सुनाया था? तो बेरूबाड़ी मामले में सुनाया था ना। फिर अपन ने केशवानंद भारती पर चर्चा शुरू की थी। और केशवानंद के अंदर अपन ने क्या क्या बातें की थी? तो मैंने कहा था कि ये अपने हिंदू मठ के महंत हुआ करते थे। केरल के अंदर एक मठ था, उस मठ का नाम था इडनीर मठ। कौन सा मठ था? इडनीर मठ। और मैंने आपको कहा था कि सरकार है जो उस समय भूमि सुधार कानूनों से संबंधित कानून बनाए थे ना, अधिनियम बनाए थे। और जिसके तहत जिसके पास ज्यादा जमीन है, भाई अगर देखा जाए आज भी हमारे देश की जो लगभग 70 से 75% जो पॉपुलेशन है वो गरीब कैटेगरी का मान गिनी जाए। आज भी बैंक का यहाँ भविष्य की चिंता वहां लागेड़ी है। लेकिन 25-30% है जगह पे छाड़ा है। लेकिन आजादी के समय हमारे देश का जो सबसे बड़ा भाई खेती ही भी टाइम तो अपना, तो जो अधिकतर जमीनें थी वो कुछ % लोगों के पास थी और बाकी का जमीन ही कोई नहीं। तो सरकार की होगी आपने, अच्छा मैंने बताया समाजवाद, भाई आर्थिक न्याय किया जा रहा था यहाँ पर। तो कहा कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे जमीनें लेकर हम जिनके पास जमीनें नहीं है उनको देंगे। और इस प्रकार से जिनके पास जो मापदंड तय किए गए थे उनसे अधिक जो जमीनें थी वो जमीनें ली जा रही थी सरकार के द्वारा वापस। और इसी में हिंदू मठ था इडनीर मठ, जो कि केशवानंद भारती महंत थे। इस मठ की जमीन छीनी गई। और जब छीनी गई तो इन्होंने कहा कि आपने अपने मौलिक अधिकारों में एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। और यह था अनुच्छेद 31 के अंदर, है ना। और एक इन्होंने तो ये कहा कि मेरे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन किया है। दूसरा इन्होंने कहा था कि जो अनुच्छेद 26 है, आर्टिकल
26, इस 26 के अंदर कोई भी धार्मिक संस्था है, इस धार्मिक संस्था का संचालन, प्रशासन है, सब कुछ करने का अधिकार हमें, अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है तो वो हमारे मूल अधिकारों का हनन है। और इन दो आधारों को लेकर केशवानंद जी कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या क्या निर्णय सुनाया कि एक तो संसद है वो संविधान संशोधन करके, क्या करके? संविधान संशोधन करके बदलाव कर सकती है। पहला तो निर्णय क्या आया था? संसद संविधान संशोधन करके, चाहे मौलिक अधिकार हो चाहे कोई सा भाग हो, संविधान के किसी भी भाग को संसद क्या कर सकती है? संशोधित कर सकती है। दूसरा निर्णय दिया था कि संशोधित तो कर सकती है लेकिन वह मूलभूत ढांचे, मूलभूत कह दो चाहे आधारभूत कह दो, किसमें परिवर्तन नहीं कर सकती? मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। किसमें नहीं कर सकती? ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब ये मूलभूत ढांचा क्या है? संसद एक तरफ तो कहने की सरकार अगर चाहे तो वो संसद के माध्यम से संविधान को बदल सकती है, और फिर कहा कि बदल तो सकती है लेकिन किसमें बदलाव नहीं कर सकती? मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। अब ये मूलभूत ढांचा क्या है? तो इस मूलभूत ढांचे के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, मूलभूत ढांचा क्या है, तो मूलभूत ढांचे का मतलब है जैसे कि हमारा देश है वो कैसा देश है? पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, तो वो कभी भी मोदी जी 4 भी हिंदू राष्ट्र घोषित कौन कर सके। अगर मोदी जी हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं तो वो किसका उल्लंघन होगा? पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन होगा। और अगर पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसे गैर कानूनी घोषित करके इसे खारिज कर देगा। क्या है? फालतू पंचायती नहीं। आगे अभी अपन मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जैसे न्यायिक समीक्षा, या हम ये कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन। कौन सा? न्यायिक पुनरावलोकन। जैसे न्यायिक स्वतंत्रता, अपना जो न्यायालय है वो उन न्यायालयों की स्वतंत्रता, अगर इनमें बदलाव किया जाता है या फिर अपने मान लो मूल अधिकारों में बदलाव किया जाता है तो ये क्या है? ये हमारा इस संविधान के मूलभूत ढांचे में बदलाव माना जाएगा और न्यायालय है वो इनका पुनरावलोकन करके इन्हें मान्यता अथवा इन्हें रद्द भी कर सकता है। समझ में आई? तो बताओ, सरकार ताकतवर है कि सुप्रीम कोर्ट ताकतवर है? सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है सब पावर एज की मेन, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। और तीसरा जो इसमें निर्णय लिया गया था, वो तीसरा निर्णय क्या लिया गया था कि प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। बस आप बात ध्यान में रखनी है, महत्वपूर्ण है। मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। सीधा सवाल पूछेगा एग्जाम में कि निम्न में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूलभूत अथवा आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? तो आप क्या बताओगे किस निर्णय में यह कहा गया था? तो यह कहा गया था केशवानंद भारती वर्सेज केरल सरकार, केरल राज्य, मामला 1973। याद रह जाए बात, है ना। और सबसे पहले किसमें कहा गया था कि संविधान प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है? तो वो भी केशवानंद भारती के अंदर, है ना। और इसके अलावा आपको और क्या ध्यान में रखना है यहाँ पर? तो कह रहे केशवानंद भारती बात ध्यान में रख लो, नॉर्मल एग्जाम में सवाल 12 गुण का है ना। अब देखो इसके अलावा अपने को और किन चीजों पर ध्यान रखना है? तो कल और क्या लिखा था? LIC मामला। देखो LIC मामले में कोई ज्यादा बातें नहीं है ना, बस इतने ध्यान में रखना कि ये जो LIC वर्सेस भारत संघ मामला था, इसका निर्णय कब आया था? 1995 में। और इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना संविधान का अंतर्भाग है। संविधान का कैसा भाग है? अंतर्भाग, अंतर्भाग है। पहले तो क्यों भाग ही को नहीं, पच क्यों भाग है, पच क्या वो तो मान लो पार्ट है हमारे को, तो फेफड़ा, गुर्दा, लीवर है, बयान है हमारे तो प्रस्तावना। यानी कि संविधान को जानना है तो आप प्रस्तावना को पढ़ लो, आपको संविधान के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अर्थात संविधान है वो हमारे प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की आत्मा मानी जाती है ना। तो कल कहां तक लिखा था? ये तीनों मामले लिख लिए थे कल, है? अच्छा एक ध्यान से सुनना, कल मैंने एक थोड़ा सा बाय मिस्टेक कुछ गलती कर दी थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के अंदर कितने सदस्य है वर्तमान में? टोटल 243। पहले इसमें हुआ करते थे
543 पहले हुआ करते थे 545। इन 45 में से जो 2 थे वो कौन हुआ करते थे, तो वो हुआ करते थे एंग्लो इंडियंस। अब सरकार ने अभी 2019 के अंदर इन एंग्लो इंडियंस के प्रावधान समाप्त कर दिए, तो यहाँ पर तो कितने हो गए अब 245 से घटकर 243। और जो राज्यसभा है ना, यहाँ राज्यसभा में 2 सिस्टम है। एक तो इसमें कुल संख्या है 233 और एक सदस्य होते हैं 12। ये जो 12 सदस्य होते हैं ये होते हैं मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत होते हैं अनुच्छेद 80(1) के तहत। और इधर वाले हैं ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, अर्थात इनका चुनाव कर ये चुनाव जीतकर राज्यसभा में पहुंचते हैं। तो मैंने कल बता दिया था 243 है ना, तो वो 33 और उपचुक हो गया। 243 को नियम करता है 233 और 12, यानी टोटल कितने हो गए 245 सदस्य है राज्यसभा में। ये आपको ध्यान में रखना 243 को नियम है ना, तो ये भी ध्यान में रखना। और ये सब के सब किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? जनता द्वारा। ये तो कैसे निर्वाचित होते हैं? प्रत्यक्ष। लोकसभा वाले जैसे अभी होंगे चुनाव, अपने अप्रैल मई में चुनाव होंगे, मोदी जी वाले चुनाव, प्रधानमंत्री वाले चुनाव, तो समझना लोकसभा चुनावों की बात चल रही है। राज्यसभा वाले चुनाव कब होते हैं कब हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, वो अपन जब राज्यसभा पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे है ना। और ये मनोनीत वगैरह राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब राष्ट्रपति की शक्तियों में पढ़ेंगे कि ये 12 सदस्य है वो किस क्षेत्र से चुने जाते हैं और इन्हें मनोनीत क्यों किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नॉर्मल बात होगी। कोई देखो कोई चीज और तो लास्ट ठीक है, पर लिखो 1-2 बातें लिखो, पता आप आगे चर्चा करा है ना। ये तीनों मामले लिख लिए थे। अच्छा एक है ना काल वाला वीडियो में मैंने एक पॉइंट और रह गया आपनो, अपन ने कल एक चर्चा की थी है ना, एक और संविधान सॉरी एक पढ़ा था समझौता, मुजीबुल रहमान इंदिरा गांधी समझौता, याद है कि मुजीबुल रहमान और इंदिरा गांधी समझौता। और ये कब हुआ था? हाँ 14 मई 1974 को। और मैंने कहा था कि इसके तहत 111 इनक्लेव जो कि भारत के थे और बांग्लादेश की सीमा में थे, वो तो किसे दे दिए गए? बांग्लादेश को। किसे दे दिए गए थे? बांग्लादेश को। और 51 इनक्लेव है वो किसे दे दिए गए थे? भारत को मिले थे, जो कि भारत में थे लेकिन बांग्लादेश के थे ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन समझौता कब हो रहा है? 1974 में। लेकिन इसे संवैधानिक जो रूप दिया गया था, मैंने आपको बेरूबाड़ी में बताया था कि अगर कोई भी अपना भारत देश अगर सरकार चाहती है कि अपना एक किसी भाग को किसी दूसरे देश को देती है, तो उसे संविधान में क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और यहाँ पर समझौता तो कर लिया गया था, लेकिन संविधान के अंदर इस मामले में कोई भी संशोधन नहीं किया गया था। जना पचमोदी जी आया बार 2014 का माइन, और 2015 के अंदर इस समझौते को मूर्त रूप संवैधानिक रूप दिया गया है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये भी अपन ने पढ़ा था कल। और फिर क्या पढ़ा था? अरे आपने अपने एक चीज चालू करा मान ली। और कल अब देखो कुछ उपनाम है। क्या है? उपनाम है ना। तो पहले उससे पहले देख लेते हैं कोई बिंदु। लास्ट लाइन बता दे काल का लिखी, बस बत तो एहसान कर दे तुम्हारे पर। हाँ तो 23 लिख दो, फिर वो LIC वाला लिख दो आप। हाँ ठीक है, मन दिखे भी बोलने तो। हाँ फिर 3 नंबर मामला लिखो। ये लिख लिया था आधारभूत ढांचा है ना। तो केशवानंद में एक पॉइंट और लिखो आप। केशवानंद में देखो अपन ने 2 पॉइंट लिखे थे। हाँ? एक तो मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता, एक प्रस्तावना संविधान का भाग। ठीक है छोड़ो, ये 2 ही बात नहीं था लाइक। 3 नंबर लिखो आपने LIC वर्सेज भारत संघ मामला 1995। लिखो इस निर्णय में प्रस्तावना को संविधान का अंतर अंग या अंतर्भाग
अथवा अंतर अंग, अंतर अंग बताया है। प्रस्तावना को संविधान का अंतर्भाग अथवा अंतरंग बताया है, बताया है। चालू रखे पेन ड्राइव की मशीन में ऐसे, अरे पेन ड्राइव ला दी सेटिंग में, अरे पेन ड्राइव कट ला दी रे, हाँ हाँ अब एक महीने एक बनाए है फोल्डर वहां को, कौन सी, अच्छा हाँ पीटीजी के रास्ते में तैयारी है यार, देखो रे को दूसरी तो नहीं ना, हाँ है अब देखा तो दूसरी तो उनकुल की दो है मैं, हाँ तो कोई नहीं। कोई तो प्लेटो आ है, अरे आपने लाद की 42 संविधान वाली प्रस्तावना याद करी, हाँ प्रस्तावना याद करी कि काला पूरी प्रस्तावना पढ़ी है ना, एक बार साथ में बोलता जाया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं, है ना। तो ये आपको इनका क्रम ध्यान में रखना है कि जैसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आया, फिर समाजवादी आया, फिर पंथ निरपेक्ष है, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अब न्याय है। तो 3 प्रकार का जो न्याय दिया गया है इसके तीनों की तीनों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्रम ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता की ये 5 प्रकार आपको क्रम से याद रखने हैं। समता वाले ये दोनों के दोनों प्रतिष्ठा और अवसर ध्यान में रखना है। और इसमें अपन ने एक बात और लिखी थी और वो बात थी मार्केट वो बात ये थी कि मूल संविधान जो था अपना, मूल संविधान का मतलब क्या है, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इस मूल संविधान में जो प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना के अंदर एक तो समाजवाद और एक पंथ निरपेक्ष और एक कौन सा शब्द अखंडता, ये 3 जो शब्द थे ये मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। यानी कि पहले हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ऐसे ये प्रस्तावना बोली जाती थी। लेकिन ये जो तीनों के तीनों शब्द है कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और कौन सा तीसरा अखंडता, ये तीनों के तीनों शब्द है वो मूल संविधान में नहीं थे। इनको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। और कौन सी सरकार थी, तो इंदिरा गांधी सरकार। कौन सी सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार। इंदिरा गांधी सरकार ने इस समय हमारे देश के कुछ जो आदर्श थे उन आदर्शों को तोड़ते हुए रशिया के साथ में, सोवियत संघ के साथ में आत्मरक्षा के लिए रक्षा से संबंधित समझौते किए थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और अमेरिका वो दोनों हमारे ऊपर हावी हो रखे थे। और उस समय केवल और केवल रशिया ने, सोवियत संघ ने समर्थन किया था इसलिए। और सोवियत संघ है वो कैसा देश है, वो वो समाजवादी देश है, या आप ये कह सकते हैं वैसे वहां पर साम्यवादी सरकारें हैं। साम्यवादी सरकार वहां पर ही होती है जहां पर समाजवादी सिस्टम होता है ना। तो जैसे चाइना में भी यही सिस्टम है ना। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखना, समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। ये तीनों शब्द ये मूल संविधान में नहीं थे।
याद रह जाएगी ये बात भी, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा इन 5 छोटू का 8 नोट हो गया और सिस्टम थोड़ा सा गलत है। अच्छा अब फिर आगे ये प्रस्तावना अंग्रेजी के माइन है ना, तो ये भी ध्यान में रखो, तो रख लेना शब्दों का। अच्छा ये भी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो हमारी प्रस्तावना है वो कैसा भाग है, हाँ दार्शनिक भाग है। प्रस्तावना कैसा भाग है, दार्शनिक बनायो की आगो, हाँ प्रस्तावना कैसा भाग है, दार्शनिक भाग है, ये ध्यान में रखना। और दूसरा कौन सा दार्शनिक भाग, डीपीएसपी है ना। अच्छा फिर देखो दो चीजें और पूछी जाती है, एक तो ये जो प्रस्तावना की भाषा है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो भाषा है, शैली है, ये शैली कहाँ से ली गई है, भाषा कहाँ से ली गई है, और ये जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। अर्थात मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा ने अपने संवैधानिक सलाहकार BN राव को विभिन्न देशों की यात्रा करने के लिए भेजा था, और इन्होंने संविधान का जो प्रारंभिक स्वरूप था, कौन सा स्वरूप, प्रारंभिक स्वरूप, जो कि इन्होंने किसको सौंपा था, प्रारूप समिति को, किसको सौंपा था, प्रारूप समिति को जो प्रारूप सौंपा था। तो ये प्रस्तावना वगैरह जो प्रावधान है ये कहीं ना कहीं बाहर से लिया गया है। हमारा जो भारतीय संविधान है इसे उदार का थैला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उदार का थैला। हम आगे इसी में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है संविधान के स्रोत, क्या कहा जाता है, संविधान के स्रोत, यानी हमारे संविधान में जो प्रावधान है वो कहां कहां से लिए गए हैं। जैसे हम उसमें पढ़ेंगे कि इंग्लैंड से क्या क्या, इंग्लैंड का जो संविधान है वहां की जो व्यवस्था है वहां से क्या क्या प्रावधान लिए गए। इसके अलावा देखेंगे कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, सोवियत संघ से कौन से प्रावधान लिए गए हैं, सोवियत संघ के अलावा जर्मनी से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, इसके अलावा फ्रांस से क्या प्रावधान लिए, आयरलैंड से क्या लिया, है ना। इन सब देशों से हमने इनके संविधानों से क्या क्या लेकर कॉपी पेस्ट करके हमारे संविधान में एडिटिंग करके सेव किया है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, है ना। तो वो थोड़ा सा अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना है वो प्रस्तावना कहां से ली गई है, प्रस्तावना का सोर्स क्या है। प्रस्तावना आपको सीधा पूछा जाए कि प्रस्तावना किस संविधान से ली गई है, या प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो प्रस्तावना का स्रोत कहाँ का संविधान है, USA का संविधान। और यह पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो आप क्या बताओगे, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रस्तावना कहां से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना लिखी गई थी, है ना। तो इसलिए यह माना जाता है कि भाई हमने अमेरिका के संविधान में जो प्रस्तावना लिखी हुई है उससे प्रेरित होकर हमने हमारे भारतीय संविधान में क्या जोड़ी है, प्रस्तावना जोड़ी है। और प्रस्तावना में जो भाषा प्रयोग में ली गई है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये जो भाषा प्रयोग में ली गई है, ये भाषा कहाँ के संविधान से प्रेरित होकर प्रयोग में ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये 2-4 बिंदु भी आपको विशेष ध्यान में रखना। फिर 22 जनवरी 1947 ये तिथि आपके लिए इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन संविधान सभा ने जो उद्देश्य का प्रस्ताव था, कौन सा प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अपन ने लिखा था कि संविधान की जो तीसरी बैठक थी कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में पंडित नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था, है ना, प्रियम्बल का प्रस्ताव रखा था। और ये जो प्रियम्बल वाला प्रस्ताव है, उद्देश्य का प्रस्ताव, इसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कब किया गया, ये पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था इस उद्देश्य का प्रस्ताव को, जो पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था, तो 22 जनवरी 1947। अच्छा फिर देखो ये कुछ उपनाम है ना, ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसने का, प्रस्तावना के उपनाम है। ये किसके उपनाम है, प्रस्तावना, प्रस्तावना के उपनाम किस किसने क्या क्या नाम दिए, है ना। जैसे पहला नाम आता है ठाकुर दास भार्गव, और ठाकुर दास भार्गव ने जो हमारी ये प्रस्तावना, इस प्रस्तावना को क्या माना है, संविधान की आत्मा मानना है। उसी प्रकार अर्नेस्ट बार्कर ने क्या माना है, संविधान की कुंजी, कुंजी जानो, कुंजी यानी चाबी, की नोट, है ना। तो की नोट पूछा जाए कि की नोट अथवा या फिर चाबी या फिर कुंजी, संविधान की कुंजी अर्नेस्ट बार्कर ने किसे बताया है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। 2-3 तरीके होते हैं पूछने के। पहला तो क्या होगा कि एक तरफ तो प्रस्तावना के ये उपनाम दे दिए जाएंगे एक तरफ,
है ना, और दूसरी तरफ इनके उपनाम दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनको सम्मिलित करो। फिर या फिर ऐसे कहेंगे, सवाल पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, और इनमें से 3 युग्म तो सही होंगे, एक युग्म गलत होगा। या फिर ऐसे पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा युग्म है वो असम्मिलित है, यानी कि युग्म सही नहीं है, तब उनमें से 3 गलत और 3 सही और 1 क्या होगा गलत, और युग्म सम्मिलित है तब 3 गलत और 1 सही होगा, है ना। तो ये नाम आपको याद रहने चाहिए ना। पहला तो ये ठाकुरदास भार्गव, जिन्होंने प्रस्तावना को क्या बताया, संविधान की आत्मा। एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने कहा है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना बनी एक, क्योंकि संविधान की जो आत्मा है वो है भाग 3। संविधान की आत्मा कैसे बताया इन्होंने, भाग 3 को बताया है। भाग 3 का मतलब है हमारे मूल अधिकारों को। किसको बताया, मूल अधिकारों को। और मूल अधिकारों में भी अगर देखा जाए, देखो ऑप्शन पर पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। ऑप्शन ऐसे आए, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, तब तो क्या करना है, भाग 3। ऐसे पूछा जाए कि अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता के से संबंधित कानून, या संघ सरकार से या संसद या फिर न्यायालय, तब क्या करोगे, मूल अधिकार। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बताया है, तब ध्यान में रखना कि भाग 3 के मूल अधिकारों के अंदर एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल है अनुच्छेद 32। इसको संविधान की क्या बताया है, भीमराव अंबेडकर ने आत्मा बताया है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अंबेडकर वाली बात। और इधर ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या बताया है, संविधान की आत्मा बताया। और अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को क्या बताया, संविधान की कुंजी। अगर थाने संविधान नाम को ताड़ो खोलना है तो थाने पहले थकन कहीं होनी चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए। यानी संविधान को समझना है तो पहले आपको ये प्रस्तावना समझनी होगी। फिर है के.एम. मुंशी, ये पूछा जा सकता है आपको ना, के.एम. मुंशी वाला संविधान की कुंडली, जन्म कुंडली हुआ ना, जन्म कुंडली भी आप लिख सकते हो। उसे क्या लिख सकते हो, जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली का मतलब क्या होता है भाई, जैसे पैदा होता है बच्चा, आजकल के बच्चे जो पेरेंट्स है वो उनकी जन्म कुंडली बनवाते हैं ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर, और उसका भविष्य जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार की गतिविधियां करेगा भविष्य में, पढ़ाई में ध्यान देगा, कि चोरी चपाटी कर सी, के नाम रोशन करी, के ज्यादा रोशन करी, वे सब बात है कि अपन जन्म कुंडली उठा पड़ जाए। उसी प्रकार जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान है वो सारी जानकारी हमें प्रस्तावना से मिल जाती है। जिस प्रकार आपकी जन्म कुंडली आपका पूरा का पूरा परिचय देती है, उसी प्रकार ये प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय देती है। इसलिए के.एम. मुंशी ने इसको क्या बताया, संविधान की कुंडली। फिर एक नाना पालकी वाला, और इन्होंने संविधान का पहचान पत्र बताया। पहचान पत्र जानो ही हो, 25 नवंबर का काम आशी आपने, है ना, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आधार सब का सब काम जैसे। लेकिन पहचान पत्र पूछा जाए तो नाना पालकी वाला, नाना पालकी वाला कायम बताओ, संविधान का पहचान पत्र किन बताओ, प्रस्तावना। और यह है वी.एन. गॉडगिल, और गॉडगिल ने प्रस्तावना को क्या बताया, नंदी पाठ, संविधान का नंदी पाठ। जिस प्रकार आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हो और नंदी को देखते हो, नंदी का एक अलग ही स्थान होता है ना, शिवलिंग के सामने साइड में नंदी महाराज अलग ही विराजमान है कौन नहीं है। और भाभी पता चल रहा है कि नंदी महाराज के कान में कह दिया तो मामलो पूरा सेट हुआ अपनो, है ना। तो बस प्रस्तावना ब्यांग ली है। जिस प्रकार नंदी पूरे महादेव से इतना खास है भाई, ये ढीला देखो यो थे तो अल्लाह, है ना, देखियो लॉकडाउन का मान कौन देखेगी, है एक सीरियल आता नहीं महादेव नाम, देखिया करो, देख लो बार सोरो समझ में आता नंदी पाठ का हुए। पर कोई बात को नहीं, वी.एन. गॉडगिल का बताइए प्रस्तावना ने संविधान का नंदी पाठ। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वो नाम अब कई आयु है कि पहले भी आई 2-3 बार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर पुनो संविधान सभा को सदस्य हो। और प्रारूप समिति का क्या था, ये प्रारूप समिति का भी क्या था, ये सदस्य था। ये भी आप ध्यान रखना। एक ट्रिक अपन लिखी, कौन सी, प्रारूप समिति के सदस्यों की टिकट। अंबेडकर जी आए, हाँ, मित्र मुंशी कृष्णा को 7 खेत पर, है ना। तो अंबेडकर, आई का एन.जी. आयंगर, कृष्णा का, कृष्णा क्या हो जाएगा, हाँ
हाँ वो सॉरी कृष्णा का हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना। और मुंशी का हो जाएगा के एम मुंशी, और कौन सा था मुंशी मित्र BL मित्रा, और सैयद सादुल्ला और DP खेतान। और उनकी जगह दो अलग आए थे, वो माधवन जी और एक और था ना TT कृष्णामाचारी, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ उपनाम है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, तो संविधान की आत्मा, ये प्रस्तावना के उपनाम में पूछा जाएगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बताया, तो ठाकुरदास भार्गव। ठाकुर जी कहीं बताई आत्मा, ठाकुर जी कहीं बतायो प्रस्तावना ने आत्मा, बारकर कहीं बतायो कुंजी। यहाँ नहीं याद कर लीजिए थे, ठाकुर जी आत्मा, बारकर की कुंजी, मुंशी जी की कुंडली, नाना को पहचान पत्र, गोडगिल को नंदी पाठ, और अय्यर दीर्घकालीन सपनों का साकार स्वरूप या रूप। दीर्घकालीन सपनों का साकार रूप, दीर्घकालीन सपनों का मतलब जो लंबे समय से हम सपने ले रहे हैं आजादी का, हमारे संविधान का, उनका साकार रूप जाकर अब तैयार हुआ है। और ये जो हमारे लंबे जो सपने थे, दीर्घकालीन जो सपने थे, इनका साकार रूप हमारा प्रस्तावना में दिखाई देता है। इसलिए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बताया, प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का साकार रूप बताया था। याद रह जाए यह बात है। जैसे के सेव करा के कर दिया, आलो सेव और आओ ऊपर चला, ए तो पढ़ी ली, अच्छा तरीका में पढ़ी, आप दो बार पढ़ चुके हैं ना। तो इसकी के मायने है भाई, सत्ता या अथवा शक्ति का स्रोत किसमें, क्या मायने है। तो यहाँ सुनाओ तो सही मन पे मना का दोस्त के कि कोई कहीं क्लास में बैठे कौन रहे की, अपन कहीं क्यों के गूंगा मुड़े बैठे रहे वहां के, देखते रहे कहीं बोल रहे सर, हाँ ठीक है। मायने सत्ता तो शक्ति की स्रोत हम भारत के लोगों में। अच्छा शासन की प्रकृति कैसी है अपने भारत की, शासन की प्रकृति है क्या है, बढ़िया, तो बोलो क्या है, नाम बोलो बढ़िया क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य आ है अपने शासन की प्रकृति। और 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। फिर नागरिकों के क्या थे उद्देश्य, और नागरिकों के उद्देश्य में 3 उद्देश्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, 4 है ना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये चारों के चारों क्या है हमारे नागरिकों के उद्देश्य हैं, जैसे लिखा हुआ नीचे। अच्छा फिर चौथा जो पॉइंट अपन ने लिखा था, संविधान बनकर तैयार होने की तिथि अथवा पारित होने की तिथि 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी। फिर संविधान का भाग है या नहीं है, तो इस पर बेरूबाड़ी मामला 1960, 9वां संविधान संशोधन पड़ा था, बेरूबाड़ी क्षेत्र दिया गया था। और अभी 100वें संविधान संशोधन 2015 के तहत वो गया 111 एनक्लेव बांग्लादेश को दिए गए थे। इंदिरा गांधी मुजीबुर रहमान समझौते को जो संवैधानिक रूप दिया गया था, वो 100वें संविधान संशोधन 2015 के तहत दिया गया था, है ना। और केशवानंद भारती पढ़ लिया, LIC मामला भी अपन ने पढ़ लिया। तो ये हो गई अपनी प्रस्तावना खत्म। हाँ अब बताओ आगे कौन सा टॉपिक चालू करा, चालू कहाँ करा, लिख लिया पहले, है ना। तो लिखो फटाफट लिखो ना, एकदम यहाँ स्पीड का मान लिखना है, अपन ब्रेक कौन लगाना है ना। तो अब आप लिखो, देखो प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लिख दिया, लिखो नीचे। प्रस्तावना की अवधारणा, प्रस्तावना की अवधारणा, प्रस्तावना की अवधारणा USA अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। फिर अगला बिंदु लिखो, इसी में लिखो, लेकिन प्रस्तावना की भाषा, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से
ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फिर नया बिंदु लिखो आप, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाली बात लिखनी है अपने को, संविधान सभा के समक्ष वाली लिखो आप, नया पॉइंट लिखो, एरो लगा के लिखो, संविधान सभा के समक्ष, संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव अथवा उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया, उद्देश्य अथवा उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया, उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया, जिसे जिसे संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, जिसे 22 जनवरी, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब एक तरफ तो आप है ना लिखो विद्वान, ऐसे एक तरफ तो क्या लिखोगे आप, विद्वान, और दूसरी तरफ लिखो प्रस्तावना के उपनाम, प्रस्तावना या प्रियम्बल के उपनाम। किसने क्या नाम दिया है ना प्रस्तावना को, और ये नाम है जो फटाफट छाप दो, नहीं तो बाद में छापो तो बाद में छाप लीजिए, ताकि मर्जी है, बताओ क्या करा। अरे छाप लो, फटाफट छापो। ठाकुरदास भार्गव, संविधान की आत्मा, ठाकुर आत्मा, ठाकुर आत्मा, ठाकुर की आत्मा, यानी याद कर लो, ठाकुर की आत्मा चाबी लेर। आप यहाँ ट्रिक भी बना सका करते, थोड़ा सा मेहनत करो जना, तो घर बैठे बैठे 5-10 बार पढ़ो ना, ताकि ठाकुर की आत्मा, कुंजी लेके बक्के, मुंशी जी कुंडली देखे, नाना जी पहचान पत्र पालकी में हिंडावे, गोडगिल नंदी पहाड़ पर गोडा दे दिया, अल्लाह दी कृष्ण स्वामी अय्यर तो बत्तो बड़ो नाम है, दीर्घकालीन सपनों का साकार रूप, है ना। और तो मैचिंग यहाँ नहीं हो जाए, अल्लाह दी कृष्ण स्वामी अय्यर दीर्घकालीन सपनों का साकार रूप, बताओ कतो बड़ो नाम है, मैचिंग कर लीजिए, बड्डा बड्डा मिला दीजिए, है ना। ठाकुर की आत्मा, बारकर की कुंजी, मुंशी की कुंडली, नाना का पहचान, गोडगिल का नंदी पाठ, और कृष्ण स्वामी अय्यर का दीर्घकालीन सपनों का साकार रूप, दीर्घकालीन सपनों का साकार रूप। फटाफट लिखो रहे, टाइम मत ही लगाओ थे। तो ये लगभग आज अपनी सारी की सारी प्रस्तावना है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको ये प्रस्तावना पढ़नी है, रटनी है, बार बार घर पे जाके इनका रिवीजन करना, और जो भी सवाल पूछे गए हैं, कोई क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर हो तो आप उसे पढ़ने का प्रयास करना, है ना। अब अपन देखो, अब संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के बाद में संविधान की शुरुआत करेंगे और संविधान का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, संविधान को, संविधान के अंदर क्या क्या लिखा गया वो बातें अपन पढ़ेंगे। लिख दिया गया? हाँ, क्या संविधान का सोर्स पढ़ा? चलो पास पढ़ा संविधान का सोर्स, वही पढ़ेंगे ना। इन्हें करा क्लोज, ये लिख लिया ना, थोड़ा लिख लिया, पाठ दिया। फॉर्म और आएगा अपना व्हाइट बोर्ड, और हेडिंग लगाओ संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, स्रोत।
संविधान के स्रोत। देखो संविधान के स्रोत का मतलब है कि हमारे संविधान में कहां कहां से ये प्रावधान लाए गए हैं। और अगर हम चर्चा करें कि हमारे संविधान में कहां कहां से प्रावधान लिए गए हैं, तो मुझे तो एक चीज ये बताओ कि मान लो कि आज आपके घर के कानून है वो आपके पिताजी चलाते हैं, घर पर पापा जी का कानून चला कौन चला थे टाबर थे देख रहे हो पापा जी का कानून चाल रहा, पच एक दिन थे पापा मम्मी बनया मनीषो फाकड़ा भी टाबर थोड़ा बड़ा होया, तो थे भी कानून अगर बनाशो तो थे जगह पापा जड़ो सिस्टम चालतो वो सिस्टम लगावा को प्रयास करशो कि पापा जी ज्ञान आपन सुधार राख्या बयान आपन आपने टाबरन सुधार राख्या, यानी कि अपना ऊपर प्रभाव देखो आपने साथ रियो जगह आपा देखिया शासन चलाता भी को प्रभाव ज्यादा रहसी। और आपने भारत को ऊपर सबसे ज्यादा शासन किया था किसने, हम भारत वाले थे वो किसका उपनिवेशक थे, ब्रिटेन के दो, इंग्लैंड के दो, यूके के दो, एक ही बात है, ब्रिटेन के सम्राट के कंट्रोल में थे। यहाँ फिर ये कह सकते हो ब्रिटेन की प्रारंभ में तो एक कंपनी थी, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 के अंदर एक प्लासी का युद्ध जीता था, तो सबसे पहले इसने बंगाल के अंदर कंट्रोल किया था, बंगाल के अंदर इसने अपना शासन स्थापित किया। फिर इसने धीरे धीरे पंजाब, धीरे धीरे मराठा, सिखों को, मराठाओं को, अफगानों को, इसके अलावा देखा जाए तो नेपाल में भी इन्होंने युद्ध किए थे, लेकिन नेपाल ने कभी भी इनकी गुलामी स्वीकार नहीं किया ना, तो नेपाल के साथ में, इसके अलावा बर्मा, है ना, इसके अलावा देखा जाए तो मैसूर के साथ में इन्होंने युद्ध किए। और इस प्रकार से इन्होंने मुगलों को भी पराजित कर दिया था, मुगलों के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था, और इस प्रकार इन्होंने एक अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। फिर 1857 की क्रांति हुई, क्या हुई, क्रांति, और ये जो शासन था ये ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधा का सीधा किसके हाथों में चला गया, ब्रिटेन के सम्राट अथवा महारानी के हाथों में चला गया। किसके हाथों में, सम्राट और महारानी के हाथों में। और फिर यहाँ पर पूरा का पूरा सीधा कंट्रोल किसका हो गया, अपने भारत के ऊपर, ब्रिटेन का। तो इन्होंने 1757 से लेकर जब तक हम आजाद नहीं हुए, कब तक, 1947, यानी कि इन 190 वर्षों तक भारत पर शासन चलाया था। अब इन्होंने जो 190 वर्षों तक, एक साल में 365 दिन हुए, पापा तो खुद 50, 60, 70 साल साथ रहे हुए, 190 साल अपना माथे बैठे रिया, आपन क्या कंट्रोल करता। तो मन तो आप बताओ, जब आपा आजाद होशिया तो ब्रिटेन की जो व्यवस्था थी इनको छोड़ देंगे और चाइना की व्यवस्था या रशिया की या अमेरिका की व्यवस्था अपना या फिर जगह चाले भी नहीं आगे चला शिया। इंटेलिजेंट होते तो है, तो क्या मतलब है, जगह सबसे ज्यादा अपना प्रभाव है वो किसके संविधान से है, इंग्लैंड के संविधान का है अथवा ब्रिटेन के संविधान का है। और अंग्रेज जब जब अपने ऊपर कानून बनाया करते थे तब वो सारे के सारे कानून यहाँ ब्रिटेन की संसद से बनकर आते थे अपने ऊपर। और इन्होंने इस प्रकार के कई कानून बनाए थे, जैसे अपने ऊपर 1909 में एक कानून बनाया था जिसे भारत शासन अधिनियम 1909 कहा जाता है, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हो। फिर 10 सालों के बाद में एक नया कानून बनाया, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। फिर इन्होंने 1935 में एक और अधिनियम बनाया था जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935, और यह ब्रिटेन के द्वारा हम भारतीयों पर थोपा गया सबसे महत्वपूर्ण अंतिम संवैधानिक अधिनियम था। इसके बाद में सीधा बिल पारित हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और 26 जनवरी को हम गणतंत्र लागू हो गए। तो मुझे यह बताओ, जब हम आजाद हुए थे उस समय ब्रिटेन भारत में किस अधिनियम के तहत व्यवस्थाएं संभाल रहा था, तो भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935। अब ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पारित होते थे कि भारत पर कैसे शासन करना है, इसके कानून है भारतीय शासन यानी भारत पर शासन अधिनियम यानी कानून। भारत पर शासन करने के कैसे शासन करेंगे वो कानून, वहां की जनता को क्या देंगे, अधिकार देंगे, और हमारे क्या अधिकार है वो कानून 1935। तो हमारे भारतीय संविधान पर अगर सर्वाधिक प्रभाव पूछा जाए कि हमारे भारतीय संविधान पर निम्न में से किस देश के संविधान अथवा अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव है, तो किस अधिनियम का हमारे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है, तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। और अथागलिए बेजा गणो इंपोर्टेंट है।
हमारे संविधान में जो अपन ने बात की थी कि हमारे संविधान के अंदर भाग कितने हैं, 22, अनुसूचियां कितनी थी, 8, और वर्तमान में कितनी है, 12, इनको छोड़ो, 12 वालों को 8, और अनुच्छेद कितने थे, 395। तो इनका जो 2/3 भाग है, कितना, 2/3 भाग, ये सारा का सारा किससे प्रभावित है, एक काला सीधा कॉपी पेस्ट कर आपने संविधान में चेप दिया 2/3 भाग में। यानी कि जब हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, तो बताओ कि ये जो हमारे भारत में शासन व्यवस्था थी ये किस अधिनियम के तहत किस प्रकार से चल रही थी, तो वो कौन सा होगा, 35। और ये अंतिम महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम था। इसके बाद अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कोई अधिनियम, कोई कानून नहीं बनाए। फिर तो वो आजादी का कानून बना था 1947 में। बात समझ में आई। अब आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर किसका है, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव है। और ये ब्रिटेन के द्वारा हम भारतीयों पर थोपा गया अंतिम महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम है, जो कि 1935 में पारित हुआ था। याद रह जाएगी बात इतनी, हाँ? अच्छा, अब देखो कि हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है, फिर चर्चा करेंगे कि यूएसए से क्या लिया गया है, फिर आगे पढ़ेंगे कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, फिर पढ़ेंगे कनाडा से क्या लिया गया है, फिर पढ़ेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, साउथ अफ्रीका जिसे आप बोलते हो, फिर अपन पढ़ेंगे कि जर्मनी से क्या लिया गया। इस प्रकार कई देशों से हमारे प्रावधान लिए गए हमारे संविधान के अंदर। और जब इतने देशों के संविधानों से हमने प्रावधान डाले, तो जो हमारे दुश्मन थे उन्होंने कहा कि ये जो भारत का संविधान है ये तो उधार का थैला है, मांग मांग और सामान गले में कहीं हो, उधार का थैला है। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे उधार का थैला कहा जाता है, और अलग अलग 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आएगा एक भारतीय संविधान। तब कंफ्यूज मत हो जाना कि उधार को थैले तो कौन के, उधार का थैला मिलतो जुलतो नाम ले वाला, मिलतो जो कोई उधार का थैला मिलतो तो ऑप्शन दे दे, बहुत आने सही लगे लो। ध्यान रखिए, उधार को थैलो किन कहवा है, हमारे भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है। बात समझ में आई है ना। तो लिखो, फटाफट लिखो, और थोड़ा सी जल्दी लिखो जाना, टाइम मत लगाया करो। लिखो आप इसके अंदर पहला बिंदु लिखो आप। अब बाद में काट दीजिए, हाल चल रहा है क्लास, कहते ही है क्लास तो ना, 12 बज गई। तैयार है कि वे गौरव जी?